हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। पिछले क्लास की बात करें बेटा तो पिछले क्लास में हम लोगों ने विटवर्थ क्यूक्लिटन मोशन मैकेनिज्म के बारे में चर्चा कर लिए थे। ठीक है, आज की क्लास की बात करेंगे तो आज अपन एक और क्यूक्लिटन मोशन मैकेनिज्म की चर्चा करेंगे जो कि कुछ नहीं है बेटा, ऑफसेट सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है। ये एक क्यूक्लिटन मोशन मैकेनिज्म कैसे होता है इस पर अपन थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं ऑफसेट सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म से। इसके पहले मैंने आपको बता दिया था कि मान लो कि बात कोई सिंपल सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है तो वो कोई क्यूक्लिटन मोशन मैकेनिज्म नहीं है। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। सही बात है, क्योंकि वहां पर बीटा इज इक्वल टू अल्फा आ गया था, मतलब मैं QRR की बात करूं बेटा तो वो 1 आ गया था। इसके बारे में चर्चा कर लिए हैं। अब ये ऑफसेट सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म कैसे एक क्यूक्लिटन मोशन मैकेनिज्म है इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बना लेता हूं बेटा एक सिंपल सा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। मान लो की बात ये एक लिंक है, ये सेकंड लिंक है, ये थर्ड लिंक है और इसके साथ एक स्लाइडर अटैच होगा जो कि आपके पास फोर्थ लिंक होगा। पेयर की बात करूं तो यहां पर टर्निंग पेयर है, यहां पर भी टर्निंग पेयर है और यहां पर भी टर्निंग पेयर है। तो मैंने कह दिया था कि ये क्यूक्लिटन मोशन मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर ऑफसेट देता हूं तो जैसे ही ऑफसेट देता हूं, चाहे मैं नीचे की तरफ दूं चाहे मैं ऊपर की तरफ दूं, ये एक क्यूक्लिटन मोशन मैकेनिज्म बन जाता है। देखते हैं। ठीक है, अब मैं ध्यान दीजिएगा इस पे कि मैं इसमें दो टाइप के ऑफसेट दे सकता हूं। मैं चाहे तो स्लाइडर को थोड़ा ऊपर रख दूं, तो इस केस पर मैं यदि स्लाइडर को ऊपर रख दूंगा, मैं बनाता हूं इसको, यहां पर। ठीक है, इसके साथ मेरा स्लाइडर अटैच है। ठीक है, यहां पर एक टर्निंग पेयर है, यहां पर एक टर्निंग पेयर है, यहां पर स्लाइड कर रहा है स्लाइडर बेटा, यहां पर स्लाइड कर रहा है। इसको मैं फिक्स लिंक बोल देता हूं और ये भी आपके पास फिक्स लिंक है। फिक्स लिंक है मतलब ये टर्निंग पेयर है बेटा, ये फिक्स लिंक है मतलब लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 1, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, और ये स्लाइडर 4 है। इस केस पर इस मैकेनिज्म को मैं बोलूंगा अपवर्ड सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। अपवर्ड क्यों? क्योंकि मैंने अप साइड पर मैंने ऑफसेट दे दिया है और मैं ये वाले डिस्टेंस की बात करूं तो ई है, ये एक इसेंट्रिसिटी है, और या फिर मैं बोलूंगा कि भाई आपके पास जो ये मैकेनिज्म है ना, ई डिस्टेंस से ऑफसेट हो गया है। सही बात है। तो भाई डाउनवर्ड ऑफसेट सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म कैसे बनेगा? कुछ नहीं बेटा, ये स्लाइडर को अपन नीचे कर देंगे, ये वाली लाइन से नीचे कर देंगे तो अपना क्या बन जाएगा? डाउनवर्ड सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, कैसे देखते हैं। ये मान लो कि बात मेरा लिंक है एक, ये सेकंड लिंक है, ये थर्ड लिंक है। ठीक है, इसके साथ मेरा स्लाइडर अटैच है, इस वाले लिंक को मैंने फिक्स कर दिया है, ये वाले लिंक को भी मैंने फिक्स कर दिया है। मैं पेयर की बात करूं तो ये टर्निंग पेयर है, ये भी टर्निंग पेयर है और ये भी टर्निंग पेयर है और यहां पर एक स्लाइडिंग पेयर है। ये वाला डिस्टेंस ई है जिसको मैं इसेंट्रिसिटी बोलता हूं, या फिर मैं बोलूं कि भाई ये वाला मैकेनिज्म ई डिस्टेंस से ऑफसेट हो गया है डाउनवर्ड साइड पे, इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूं? डाउनवर्ड सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। मतलब मैं ऑफसेट सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की बात करूं तो दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो अपवर्ड सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म और एक डाउनवर्ड सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, वो ऑफसेट देने के ऊपर डिपेंड करेगा ना, आप नीचे दे रहे हो तो डाउनवर्ड, अपवर्ड दे रहे हो तो भाई अपवर्ड। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अपन एनालिसिस करते हैं एक एक करके कि भाई मान लो कि बात अपवर्ड सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है तो कैसे वो इक्विलिब्रियम मोशन मैकेनिज्म बन गया।
डाउनवर्ड सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है तो वो कैसे क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म बन गया, इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कैसे? ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेता हूं डाउनवर्ड सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। प्यार से मैं एक डायग्राम बना लेता हूं इसके लिए। ये मेरा एक लिंक है जो कि फिक्स के अबाउट रोटेट हो सकता है। मैं फिक्स वाले लिंक को ऐसा बना दिया हूं, इसको मैं लिंक नंबर 1 बोलूंगा। जैसे मैंने फिक्स कर दिया किसी लिंक को, इसको मैं लिंक नंबर 1 बोल देता हूं। ठीक है, ये मेरा थर्ड लिंक है। यहां पर टर्निंग पेयर है और इसके साथ टर्निंग पेयर के साथ एक स्लाइडर जुड़ा हुआ है जो कि फिक्स के रेस्पेक्ट में स्लाइड कर सकता है। ठीक है, ये भी फिक्स है तो इसको भी मैं लिंक नंबर 1 बोल देता हूं। सही बात है, लिंक नंबर 1 है। ये लिंक नंबर 2 है बेटा, ये क्रैंक है। ये लिंक नंबर 3 ये कनेक्टिंग रॉड है। और ये स्लाइडर की बात करूं तो ये लिंक नंबर 4 है। यहां तक तो क्लियर है। और मैं बात करूं ये क्रैंक की, तो है ये मस्त मौला से एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगा, ये अपन जानते ही है। तो मैं इसका ना सर्कुलर पाथ बना लेता हूं। ये इसका सर्कुलर पाथ है। ठीक है बेटा, तो यही है मेरा क्या, डाउनवर्ड सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, अब ये कैसे एक क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे फाइंड आउट करना पड़ता है। एक तो बेटा बीटा फाइंड आउट करना पड़ता है और एक अल्फा फाइंड आउट करना पड़ता है, और उन दोनों के बीच का रेशियो देखना पड़ता है, क्या वो ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है। या फिर मैं सिंपल सी बात करूं, क्या ये बीटा ग्रेटर देन अल्फा है कि नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे। यदि बीटा ग्रेटर देन अल्फा हो गया तो वो मेरा मैकेनिज्म एक क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है। सही बात है, चलिए इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो भाई बीटा और अल्फा फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, एक्सट्रीम पोजीशन देखना पड़ेगा इस मैकेनिज्म का। एक्सट्रीम पोजीशन देखना पड़ेगा इस मैकेनिज्म का। और मैं बात करूं इस पर एक्सट्रीम पोजीशन कहां पर आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास ये क्रैंक है, ये लिंक नंबर 2 क्या है बेटा, आपके पास क्रैंक है और ये क्या है, कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड है, दोनों इनलाइन हो जाएंगे तब की केस में आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन देखने को मिलेगा। मैं मान लेता हूं कि भाई ये क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड के बीच का एंगल थीटा है, मान लो की बात थीटा। तो कौन कौन सी कंडीशन पर आपको दिखेगा कि भाई आपके पास जो क्रैंक है और कनेक्टिंग रॉड है दोनों इनलाइन हो गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दो कंडीशन आ सकते हैं ना। एक तो जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो तब मुझे एक्सट्रीम पोजीशन मिलेगा, और दूसरा थीटा इज इक्वल टू 0 हो तब की केस पे आपके पास क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड दोनों इनलाइन होंगे और मुझे एक एक्सट्रीम पोजीशन मिल जाएगा। सही बात है, चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं, इसके एक्सट्रीम पोजीशन को। एक्सट्रीम पोजीशन कैसे बनने वाला है, ये मेरा फिक्स लिंक है बेटा, फिक्स लिंक है जिस पर क्रैंक मेरा रोटेट कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ पे। वो सर्कुलर पाथ मैं बना लेता हूं, मान लो की बात ये उसका सर्कुलर पाथ है। ये मेरा इसका सर्कुलर पाथ है, और मैं बात कर रहा हूं जिस फिक्स लिंक पर आपके पास जो स्लाइडर है स्लाइड कर रहा है उसको मैं बना लेता हूं। ये वाले सरफेस पर आपके पास जो स्लाइडर है वो स्लाइड कर रहा था। ठीक है, अब मैंने कहा कि जब भी आपके पास जो क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड है वो इनलाइन हो जाएंगे उस केस पर मुझे एक एक्सट्रीम पोजीशन मिलेगा। मान लो की बात बेटा, वो जो एक्सट्रीम पोजीशन है ना वो ये है, जब क्रैंक यहां तक का क्रैंक हो गया, उसके बाद जो कनेक्टिंग रॉड है यहां पर पहुंच गया बेटा, यहीं पर तो स्लाइडर रहेगा ना। तो इस कंडीशन पर
इस सिचुएशन पर मुझे एक एक्सट्रीम पोजीशन मिलेगा। मैं बात करूं यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है बेटा, ये वाला डिस्टेंस, ये क्रैंक का डिस्टेंस है या फिर क्रैंक का लेंथ है, और यहां से यहां की लेंथ की मैं बात करूं वो आपके पास कनेक्टिंग रॉड का लेंथ है। मैं यहां पर मस्त से एक स्लाइडर बना लेता हूं, स्लाइडर बनाता हूं। ये मेरा एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मेरा एक एक्सट्रीम पोजीशन है। दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन कैसे मिल सकता है मुझे, दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन कैसे मिल सकता है मुझे, तो ध्यान दीजिएगा ना, जब क्रैंक कहीं यहां पर रहे या फिर यहां पर रहे और मेरा जो कनेक्टिंग रॉड है यहां से यहां तक दोनों इनलाइन रहे, तब की केस पे मुझे मिलने वाला है एक और एक्सट्रीम पोजीशन। मान लो कि बात वो एक्सट्रीम पोजीशन ये है, ठीक है, ये वाला है। इसके में भी मैं स्लाइडर बना लेता हूं, इसमें भी मैं एक स्लाइडर बना लिया। आप ध्यान देते हैं ना, मैं कुछ नेमिंग करता हूं, मैं कुछ नेमिंग करता हूं, यहां पर कर लेता हूं मेन वाले पे। मान लो कि बात ये क्रैंक का लेंथ की मैं बात करूं बेटा वो आर है, क्रैंक का लेंथ आर है, और कनेक्टिंग रॉड की मैं लेंथ की बात करूं बेटा वो एल है। मैं ये मान लेता हूं ये ओ पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, इसको मैंने माना है कि ये बी पॉइंट है, ठीक है, बी पॉइंट है। अब बात करते हैं ना, अब बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये बेटा है आपके पास आर, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है एल, एल, ठीक है। मैं एक और चीज मान रहा हूं ना, ध्यान दीजिएगा, मैं एक और चीज मान रहा हूं यहां पर, ये जो क्रैंक है ना बेटा वो आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। अब और थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, ये क्रैंक का लेंथ है, ये आर है, आर है, और ये टोटल डिस्टेंस की मैं बात करूं बेटा तो इस केस में भी क्या है, ये एल है, ये मैंने माना है, ठीक है। मतलब ये वाला डिस्टेंस की बात करो ना, ये वाला डिस्टेंस की मैं बात करता हूं तो ये मुझे मिल जाएगा एल माइनस आर, और इस वाले टोटल डिस्टेंस की मैं बात करूं, मैं इसको ले लेता हूं ना, ये ओ पॉइंट है, ये वाला टोटल डिस्टेंस की मैं बात करूं तो मुझे मिल जाएगा आर प्लस एल। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। चलिए इसको मैं अब हटा देता हूं ना, यहां तक आप जान गए। चलिए आगे बात करते हैं। मैंने माना जब आपके पास जो क्रैंक है ना, क्रैंक ये A1 पोजीशन पर था, तब आपका जो स्लाइडर है वो B1 पोजीशन पर है, ठीक है। अब ये मस्त मौला से रोटेट करेगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से और पहुंच जाएगा सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन पर। इस केस पर मैंने माना जो क्रैंक है ना वो A2 पोजीशन पर है, उस केस पर मैं बात करूं स्लाइडर को तो ये B2 पोजीशन पर है, ठीक है, B2 पोजीशन पर है। अब ध्यान दीजिएगा ना एक और बात, और इन दोनों के बीच का एंगल, ये वाला एंगल को मैंने माना है ये गामा है, अभी मैंने ये गामा मान लिया है। अब आपको पता है कि मान लो कि बात इस स्लाइडर पे मैं एक कटिंग टूल प्रोवाइड करूं तो एक मुझे स्ट्रोक मिल रहा है जो कि B1 से B2 जा रहा है, सही बात है, जिसको मैं फॉरवर्ड स्ट्रोक बोलने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा कैसे, A1 पोजीशन पर था मेरा क्रैंक और ये मस्त मौला से रोटेट करते हुए सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया। मान लो कि बात ये बीटा एंगल को कवर करता है, इस केस पर बीटा एंगल को कवर करता है और A2 पर पहुंच गया, तो मेरा जो स्लाइडर है बेटा वो B2 पर पहुंच गया। मतलब मैं ये वाले स्ट्रोक की बात करूं, ये वाले स्ट्रोक की बात करूं तो ये मेरा कौन सा स्ट्रोक कहलाएगा, ये मेरा फॉरवर्ड स्ट्रोक कहलाएगा, या फिर मैं और अच्छे टर्म पे बात करूं तो ये कटिंग स्ट्रोक है, कटिंग स्ट्रोक है, सही बात है। आगे बात करते हैं ना, अब ये A2 से जाएगा A1 तक मस्त मौला से अल्फा एंगल को कवर करते हुए। इस केस पर मेरा जो स्लाइडर है ना बेटा B2 से B1 चले जाएगा, और इस स्ट्रोक को मैं बोलता हूं बैकवर्ड स्ट्रोक या फिर रिटर्न स्ट्रोक, ठीक है, बैकवर्ड स्ट्रोक या फिर रिटर्न स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक। सर हो क्या रहा है, कुछ नहीं बेटा, ध्यान दीजिएगा ना। अब देखना आपको ज्यामिति से साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर बीटा जो है ना बेटा, बीटा एंगल की बात कर रहा हूं, बीटा एंगल ग्रेटर देन है अल्फा से, बस बात खत्म,
बस बात खत्म, आपको मिल गया क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। कैसे, अब भी बता दिया मैंने। बीटा ग्रेटर देन अल्फा है मतलब ये एक क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है। आपको साफ साफ दिख रहा है ना, 180 प्लस गामा, जबकि अल्फा की बात करूं 180 माइनस गामा। सही बात है, 180 माइनस गामा मतलब बीटा ग्रेटर देन अल्फा है, ज्यामिति से क्लियर कट दिख रहा है। तो ये एक क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है। चलिए बात करते हैं ना आगे। होगा क्या, होगा क्या सर? देखिए तो ये बीटा, देखो ये A1 पोजीशन से बीटा एंगल को कवर करते हुए जब A2 पोजीशन पे जाएगा, तो क्योंकि ये बीटा बड़ा है अल्फा से, तो ये आराम से जाएगा। मतलब मेरा कटिंग स्ट्रोक की चाहत भी यही है कि भाई मान लो कि बात फॉरवर्ड स्ट्रोक पे जाए तो धीरे धीरे जाए, ठीक है, और B2 पोजीशन पर पहुंच जाएगा। अब ये A2 पोजीशन से A1 पोजीशन तक अल्फा एंगल को कवर करते हुए जा रहा है, मतलब ये अल्फा लेस देन बीटा है। तो मैं बात करूं B2 से जब ये B1 पोजीशन पे आएगा तो जल्दी से आ जाएगा, क्विकली आ जाएगा, इसलिए ये क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ना। अब क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है, ये चीज मुझे पता चल गया, तो जाहिर से बात है मैं इसका QRR फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, और QRR इसका होता है बेटा बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा। अब मुझे यहां से साफ साफ दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा की मैं बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, ये है 360 डिग्री। तो आराम से मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू 360 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। ठीक है, ये मुझे मिल जाएगा। लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं चाहता हूं, मेरी चाहत क्या है कि यदि मुझे क्रैंक का लेंथ पता है, कनेक्टिंग रॉड का लेंथ पता है, तो मैं साफ साफ निकाल पाऊं कि उसका QRR कितना है। ये मेरी चाहत है। तो कैसे निकलेगा वो थोड़ा सा देखिएगा ना। कनेक्टिंग रॉड का देखो, क्रैंक का लेंथ पता रहना चाहिए और कनेक्टिंग रॉड का लेंथ पता होना चाहिए। साथ ही साथ मैं बात करूं, ये जो ऑफसेट मिला है ना मुझे, ये जो ऑफसेट मिला है मुझे, मैं इसकी बात कर रहा हूं ना, ऑफसेट, ये मुझे ऑफसेट मिला है E, ये मुझे पता हो तो मैं निकाल लूं कि बेटा आपके पास जो QR आ रहा है वो कितना है। ठीक है, ये मेरी चाहत है। कैसे निकलेगा थोड़ा सा देखिएगा ना, कुछ नहीं, ज्यामिति ज्यामिति खेलना है और कुछ नहीं करना है। चलिए बीटा एंगल को घूरिएगा। बीटा एंगल आपको क्या दिख रहा है कि मैं मान लो की बात करूं, क्योंकि यहां पर क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड इनलाइन है, तो जाहिर से बात है इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और बीटा एंगल की बात करूं तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 180 प्लस गामा है। ठीक है, QRR लिखने के मैं प्रयास कर रहा हूं ना, QRR इज इक्वल टू 180 प्लस गामा। और अल्फा एंगल की बात करते हैं, अल्फा एंगल की बात करते हैं तो देखिएगा ये आपके पास 180 है, 180 है। ठीक है, और उसमें यदि मैं गामा को माइनस कर दूं तो मुझे अल्फा एंगल मिल जाएगा। सही बात है, तो मैं अल्फा एंगल को लिख सकता हूं 180 माइनस गामा। ठीक है, अब मेरी चाहत यह हो गई है कि भाई कैसे भी करके मैं गामा को यहां पर फाइंड आउट कर लूं तो मुझे QRR मिल जाएगा, और गामा को मैं यहां पर रिप्लेस करना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ क्रैंक, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड और इसेंट्रिसिटी E। ठीक है, यदि मैं किसी भी तरीके से कोई रिलेशन फाइंड आउट कर लूं जो कि इन तीनों के टर्म पे हो, तो मैं आराम से QRR निकाल सकता हूं। तो इसके लिए मुझे एक बेहतरीन रूल पता है। मान लो की बात इस ट्रायंगल को देखिएगा ना, ये देखिएगा, ये यहां पास O है, O पॉइंट है, O B1 B2 को घुरिएगा, O B1 B2 को घुरिएगा तो आपको यहां पर गामा एंगल दिख रहा है। साथ ही साथ मैं बात करूं ये वाला लेंथ की मैं बात करूं तो ये इसको मैंने बता दिया था कि ये L माइनस R है, और ये वाले लेंथ की मैं बात करूं O B2 की बात करूं तो ये R प्लस L है, ये मैंने आपको बता दिया था। और इसकी मैं बात करूं तो बेटा ये स्ट्रोक है, B1 B2 की बात करूं, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की मैं बात करूं बेटा तो ये कितना है, मान लो की बात अभी S है, यही स्ट्रोक लेंथ है मेरा। ठीक है, स्ट्रोक लेंथ है। तो सर निकलेगा कैसे, गामा निकलेगा कैसे, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, और वो ट्रायंगल पहले मैं बना लेता हूं।
ठीक है, मुझे एक ट्रायंगल मिला है, ये पॉइंट की मैं बात करूं O है, ये B1 पॉइंट है, ये B2 पॉइंट है, ये गामा एंगल है, और इस लेंथ की मैं बात करूं बेटा तो ये L माइनस R है, और इस लेंथ की मैं बात करूं तो ये L प्लस R है। ये मैंने माना है एक स्ट्रोक लेंथ है, और स्ट्रोक लेंथ की मैं बात करूं तो S है, ये मैं मान चुका हूं। चलिए अब बात करते हैं, इसमें प्यार से ना कोसाइन रूल लगा लो बेटा, प्यार से कोसाइन रूल लगा लो। तो कॉस गामा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, कॉस गामा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं OB1 का स्क्वायर प्लस OB2 का स्क्वायर माइनस B1 B2 अपॉन 2 इंटू OB1 इंटू OB2, ये मैं लिख सकता हूं। अब कुछ नहीं करना है, पुट कर दो ये वैल्यू, पुट कर दो ये वैल्यू, तो मुझे कॉस गामा इज इक्वल टू मिल जाएगा, कॉस गामा इज इक्वल टू मिल जाएगा OB1 कितना है बेटा L माइनस R स्क्वायर प्लस OB2 कितना है L प्लस R स्क्वायर माइनस B1 B2 की बात करूं तो ये मुझे पता है ये S है, ठीक है, ये स्क्वायर रहेगा, ठीक है, S स्क्वायर अपॉन 2 इंटू OB1 कितना है L माइनस R, OB2 कितना है बेटा L प्लस R, यहां से मुझे गामा निकल जाएगा। अब और बात ध्यान दीजिएगा, अब ये जो S है ना बेटा ये अननोन हो गया, क्योंकि मुझे अभी तक एक ही चीज पता है, एक तो मुझे लेंथ ऑफ क्रैंक पता है, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड पता है, और इसेंट्रिसिटी E पता है। तो मैं काम करता हूं, ये जो स्ट्रोक मुझे मिला है ना बेटा S, इसको ना इन तीनों के पैरामीटर के टर्म पे मैं चेंज करने की कोशिश करता हूं। कैसे, ध्यान दीजिएगा ना, कैसे, ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं इसके स्ट्रोक लेंथ की, स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक लेंथ की बात कर रहा हूं। तो स्ट्रोक लेंथ कैसे मिलेगा मुझे, ये O पॉइंट है, यही मेरा स्ट्रोक लेंथ है, ठीक है भाई। और बना लेता हूं मैं कुछ, यहां से यहां के डिस्टेंस की बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये E है, ये गामा है, ये L प्लस R है, ये L माइनस R है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको S निकालना है, सब चीज तो पता है बेटा, और क्या S निकालना है। ये O पॉइंट है, सॉरी ये O पॉइंट है, ये B1 पॉइंट है, ये B2 पॉइंट है, मैंने माना कि ये N पॉइंट है, ठीक है, N पॉइंट है। अब ये मुझे B1 B2 निकालना है, तो B1 B2 इज इक्वल टू क्या होगा, B1 B2 इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा N B2 माइनस N B1, N B1। अब कैसे भी करके मैं N B2 निकालना चाहता हूं और N B2 और N B1 निकालना चाहता हूं। तो आपको दिख रहा है N B2, ये वाले ट्रायंगल की बात करूं ON B2 की, तो भाई यहां से मुझे आराम से मिल जाएगा N B2। कैसे सर, कुछ नहीं, कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू अंडर रूट N B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट L प्लस R होल स्क्वायर माइनस ये वाला ON E स्क्वायर, ठीक है, माइनस मैं बात करूं N B1 की बात करूं तो आप ट्रायंगल ON B1 देखो, ON B1, और मैं यहां पर N B1 की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ OB1 स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर, मतलब मुझे क्या मिल जाएगा यहां से। और OB1 की बात करूं वो कितना है L माइनस R होल स्क्वायर माइनस ON की बात करूं तो कितना है E स्क्वायर। यहां से आपको स्ट्रोक लेंथ मिल गया, यहां से आपको स्ट्रोक लेंथ मिल गया। अब कुछ नहीं करना है, आप स्ट्रोक लेंथ फाइंड आउट कर लो, क्योंकि आपको ये तीनों चीज दिया रहेगा R L E, यहां से आप स्ट्रोक लेंथ फाइंड आउट कर लो, उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो किस पे भाई, यहां पर, ये सब तो आपको पता ही है ना, और ये सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो आपको गामा का वैल्यू पता चल जाएगा, और गामा का वैल्यू जब पता चल जाएगा तो आप आराम से QRR निकाल सकते हो, QRR निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये रहा आपके पास ऑफसेट सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का एनालिसिस, आसानी से QR निकाल सकते हो ना, QRR आप आसानी से निकाल सकते हो। हमने अभी बात किया था डाउनवर्ड सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है, ये डाउनवर्ड सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं अपवर्ड सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है।
अपवर्ड सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। कैसे होगा, प्यार से इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लो कि बात मेरा एक लिंक है जो किसी फिक्स के अबाउट रोटेट कर सकता है, ठीक है। फिक्स मैंने बोल दिया तो इसको मैं लिंक नंबर 1 बोल दूंगा। ये लिंक नंबर 2 है, जिसके साथ अटैच है एक और लिंक, ये लिंक नंबर 3 है बेटा, ठीक है। यहां पर टर्निंग पेयर है और ये टर्निंग पेयर के साथ एक स्लाइडर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है बेटा, यहां तक तो क्लियर है। और साथ ही साथ मैं बात करूं तो ये वाले हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ये स्लाइड कर सकता है। चलिए बात करते हैं ना आगे। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की बात करूं तो ई है, यही मेरा इसेंट्रिसिटी है, और ई डिस्टेंस से ये ऑफसेट हो चुका है अपवर्ड साइड, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूं अपवर्ड सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। क्लियर बात है। चलिए इस पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। मैंने ये 1 बोल दिया, इसको लिंक नंबर 2 बोल दिया, जो कि क्रैंक है, जिसकी मैं लेंथ की बात करूं बेटा तो वो R है, और कनेक्टिंग रॉड की लेंथ की बात करूं बेटा तो ये कितना है, मेरा L है, ठीक है। ई एसेंट्रिसिटी बन चुका है। मैंने पहले ही बता दिया है कि ये मैकेनिज्म आपके पास क्यू रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है, मतलब मैं फाइंड आउट करने वाला हूं QRR, ठीक है। और साथ ही साथ मैं फाइंड आउट करने वाला हूं वो जो मुझे गामा मिला था ना उसकी वैल्यू, और साथ ही साथ मैं फाइंड आउट करूंगा बेटा वो स्ट्रोक लेंथ, कि भाई स्ट्रोक लेंथ इस केस पे क्या मिलने वाला है। थोड़ा सा ध्यान देते हैं ना। चलिए तो मैं प्यार से सर्कल बना लेता हूं। ये जो क्रैंक है ना मस्त मौला से एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगा, उसको मैं बना लेता हूं। इस वाले पाथ पर ये रोटेट करेगा। चलिए बात करते हैं ना। तो अब मुझे QRR फाइंड आउट करना है, तो भाई जाहिर से बात है मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक तो बीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा और एक अल्फा फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये बीटा और अल्फा कैसे फाइंड आउट करोगे आप, जब आप एक्स के एक्सट्रीम पोजीशन को फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई इसका एक्सट्रीम पोजीशन कहां कहां पर आने वाला है। चलिए एक्सट्रीम पोजीशन इसकी बात करने वाले हैं। मान लो कि बात ये मेरा फिक्स लिंक है जिसके अबाउट क्रैंक रोटेट कर सकता है, ठीक है। और यहां से एक ऑफसेट ई डिस्टेंस या फिर ई डिस्टेंस में ऑफसेट है जहां पर स्लाइडर स्लाइड कर सकता है, उसका मैं लाइन बना लेता हूं, ठीक है। यहां पर स्लाइडर मेरा स्लाइड करेगा, और इस डिस्टेंस की मैं बात करूं बेटा तो वो ई है, ई है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं ना। एक मेरा एक्सट्रीम पोजीशन कैसे मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना। एक्सट्रीम पोजीशन मिलेगा ही कैसे, जब आपके पास क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड दोनों इनलाइन हो। तो एक मेरा कैसे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, जब जब क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड इनलाइन हो जाए तो मेरा एक एक्सट्रीम पोजीशन मिलेगा। इस केस पर मैं बात करूं तो मान लो कि बाद क्रैंक यहां पर है तो भाई आपके पास जो स्लाइडर है वो यहां पर रहेगा। क्लियर सी बात है। दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन कब मिलेगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। इस केस में मैं बात करूं थीटा, मान लो कि बात ये एंगल की बात करूं, क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड के बीच का एंगल की मैं बात करूं तो थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर आपको एक एक्सट्रीम पोजीशन मिल गया, और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर आपको दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन मिल जाएगा। कैसे सर, देखिएगा कैसे, देखिएगा ना। ये वाले सिचुएशन पे यहां पर मैं बात करूं बेटा तो ये वाले लेंथ की मैं बात करूं तो ये क्रैंक का लेंथ है और ये कनेक्टिंग रॉड का, सॉरी कहां चले गया, ये वाले सिचुएशन पे ना ये क्रैंक का लेंथ है, ये, और यहां से यहां पूरे डिस्टेंस की मैं बात करूं बेटा तो ये कनेक्टिंग रॉड का लेंथ है, ठीक है। इस सिचुएशन पे आपको सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहां पर बताने की कोशिश करता हूं।
सबसे पहले देखिएगा, क्रैंक मस्त मौला से एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगा, तो मैं वो सर्कुलर पाथ बनाना चाहूंगा। इस सर्कुलर पाथ पे क्रैंक आपका रोटेट करेगा, ठीक है। एक एक्सट्रीम पोजीशन मुझे कब मिलेगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, उसकी बात करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 की केस पर मुझे एक्सट्रीम पोजीशन कुछ इस टाइप का मिलेगा। इसको इस केस पे मैं मानता हूं कि मान लो के बाद ये जो क्रैंक है ना वो A1 पोजीशन पर है, तब ये O पॉइंट मैं बता देता हूं आपको, तब स्लाइडर आपके पास B1 पोजीशन पर होगा, B1 पोजीशन पर होगा। एक और चीज मैं मान रहा हूं ना, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो क्रैंक है ना बेटा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है, और रोटेट करते हुए सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा जब आपके पास क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड दोनों इनलाइन हो जाएंगे। माना कि मैं इस कंडीशन पर वो एक्सट्रीम पोजीशन मुझे मिल गया, ठीक है। मैं एक स्लाइडर यहां से अटैच कर लेता हूं। हाँ, अब देखते हैं ना, ये जो क्रैंक है रोटेट करते 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 यहां पर A2 पोजीशन पर पहुंच गया, तब जाकर मुझे स्लाइडर मिल गया यहां पर B2 पोजीशन पर, ठीक है भाई, B2 पोजीशन पर मिल गया। अब थोड़ा सा ना एंगल की चर्चा करते हैं। मान लो की बात A1 से A2 जाने पर ये बीटा एंगल कवर करता है, बीटा एंगल कवर करता है, ये मैं मान रहा हूं, और A2 से A1 आने पर ये अल्फा एंगल कवर करता है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है इस डायग्राम से कि भाई बीटा जो है ना बेटा वो ग्रेटर देन अल्फा है। मतलब ये मैकेनिज्म की मैं बात करूं तो ये एक क्यूक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है, क्यूक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है, क्योंकि बीटा ग्रेटर देन अल्फा है। और इसके मैं क्यूआरआर की बात करूं, तो वो इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा, या फिर और अच्छे टर्म में बात करूं तो आप सबको पता है कि बीटा को मैं 360 माइनस अल्फा लिख सकता हूं अपॉन अल्फा, ये इसका क्यूआरआर होगा, क्यूआरआर होगा। सही बात है, आगे चर्चा करते हैं, लेकिन हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है ना, हम ये अल्फा बीटा निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम तो इंटरेस्टेड हैं कि बेटा मान लो के बाद क्रैंक का लेंथ पता हो, कनेक्टिंग रॉड का लेंथ पता हो, साथ ही साथ इसेंट्रिसिटी पता हो, तो मैं सीधा सीधा क्यूआरआर फाइंड करूं। कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं मानता हूं कि भाई मान लो की बात ये वाला जो एंगल है ना, फिर से मैंने इसको गामा मान लिया। अब कैसे भी करके मैं गामा फाइंड आउट करूंगा, कैसे देखिएगा ना, बीटा को मैं लिख सकता हूं 180 प्लस गामा, और अल्फा को लिख सकता हूं 180 माइनस गामा। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। तो मैं क्यूआरआर सीधा सीधा लिख सकता हूं, जो बीटा है ना उसको मैं 180 प्लस गामा लिख सकता हूं, और अल्फा को मैं 180 माइनस गामा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले लेंथ की मैं बात करूं तो ये मुझे मिलने वाला है L माइनस आर, और ये वाले लेंथ की मैं बात करूं तो ये मुझे मिलने वाला है R प्लस एल, या फिर L प्लस आर, ये आप सबको पता है। चलिए आगे बात करते हैं ना। अब मुझे फाइंड आउट करना है, यहां पर मेरा मेन फोकस है ये गामा फाइंड आउट करने का। भाई कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखिएगा मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं। कौन सा ट्रायंगल, OB1B2, OB1B2, और साथ ही साथ यहां पर मैंने माना है कि B1 और B2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्ट्रोक लेंथ है S, ये मैंने मान लिया है। चलिए भाई देखते हैं, ये ट्रायंगल मैं अलग से बनाता हूं, OB1B2 मैं अलग से बनाता हूं यहां पर। ये O पॉइंट है बेटा, ये B1 पॉइंट है, और ये B2 पॉइंट है। B1 और B2 के डिस्टेंस की बात करूं तो S है। ये वाले डिस्टेंस की बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया कि ये L माइनस आर है, और ये वाले डिस्टेंस की मैंने बात करूं OB2 की तो भाई ये L प्लस आर है। एंगल की बात करूं, गामा मस्त से कोसाइन रूल लगा लो, गामा निकल जाएगा। कैसे सर, देखिएगा, कॉस गामा इज इक्वल टू O B1 स्क्वायर प्लस O B2 स्क्वायर माइनस B1 B2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू O B1 इंटू O B2, ठीक है, इज इक्वल टू O B1 का वैल्यू पुट कर दो, क्या मिलेगा, O B1 कितना है बेटा,
OB1 है आपके पास L माइनस आर होल स्क्वायर प्लस OB2 की बात करूं तो L प्लस आर होल स्क्वायर माइनस B1 B2 की बात करूं तो मैंने माना है S डिस्टेंस है तो S स्क्वायर अपॉन 2 इंटू L माइनस आर L प्लस आर, ये मेरा कॉस गामा है। अब कैसे भी करके यदि मैं स्ट्रोक लेंथ फाइंड आउट करूंगा तो जाहिर से बात है मैं गामा निकाल सकता हूं। तो स्ट्रोक लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसी डायग्राम पे ना। मैं काम करता हूं इसको एक्सटेंड कर लेता हूं यहां तक, और अभी मैंने आपको बताया है कि भाई ये जो डिस्टेंस है ना असल में इसेंट्रिसिटी वाला डिस्टेंस है जो कि E है, E है तो E मैं लिख लेता हूं यहां पर। ये मान लो कि बात N पॉइंट है, मैंने मान लिया है ये वाले डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं तो ये E लेंथ पे है या फिर E डिस्टेंस पर है। यहां से मुझे आसानी से पता चल जाएगा कि भाई S कितना होने वाला है इन टर्म्स ऑफ ERL। ERL कैसे देखिएगा, ठीक है यहां पर देखिएगा मैं स्ट्रोक लेंथ की बात करूं ना, स्ट्रोक लेंथ की बात करूं मैंने इसको बोला है S इज इक्वल टू कितना होगा, मुझे B1 B2 का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो B1 B2 को मैं क्या लिख सकता हूं NB2 माइनस NB1, सही बात है NB2 माइनस NB1। अब NB2 की बात करूं तो ट्रायंगल NOB2 को देखो, NOB2 को देखो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई NOB2 पे NB2 क्या है इज इक्वल टू, मैं बात करूं NB2 है आपके पास अंडर रूट OB2 का स्क्वायर माइनस NO का स्क्वायर, सही बात है, माइनस NB1 की बात करूं तो ट्रायंगल NOB1 को देखो NOB1, तो आपको यहां से आसानी से मिल जाएगा कि भाई मैं NB1 की बात करूं तो आपको मिलेगा OB1 का स्क्वायर माइनस NO का स्क्वायर, ठीक है NO का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको पता है कि OB2 कितना है L प्लस आर, रख दो इज इक्वल टू OB2 कितना है बेटा L प्लस आर होल स्क्वायर माइनस E स्क्वायर माइनस OB1 कितना है, OB1 है आपके पास L माइनस आर स्क्वायर माइनस NO कितना है बेटा E स्क्वायर। आप यहां से ये वाले फॉर्मूला से आप आराम से स्ट्रोक लेंथ निकाल सकते हो। तो ये इसका स्ट्रोक लेंथ का फॉर्मूला हो गया, ठीक है भाई। आप स्ट्रोक लेंथ के फॉर्मूले से स्ट्रोक निकाल लीजिए और यहां पर पुट कर दीजिए एस पर, यहां से आपको आराम से गामा फाइंड आउट कर सकते हैं और गामा का वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा QRR। तो ये रहा बेटा आपके पास ऑफसेट सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। मैंने दोनों टाइप के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर दिया है, कैसे फाइंड आउट करेंगे QRR, कैसे फाइंड आउट करेंगे स्ट्रोक लेंथ और कैसे फाइंड आउट करेंगे वो गामा, ठीक है। गामा मेन फैक्टर है बेटा, उसको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है इस केस पे। अब अपन बात कर लेते हैं बेटा डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। अब पढ़ने वाले हैं डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। सबसे पहले तो मैं आपको ना काइनेमेटिक चेन दिखाना चाहता हूं कि डबल स्लाइडर क्रैंक काइनेमेटिक चेन किस टाइप का बनने वाला है, उसकी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। चलिए भाई, सबसे पहली बात कि इस पर डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पर 4 लिंक होंगे और साथ ही साथ 4 लोअर पेयर भी होगा। लोअर पेयर तो होगा, ठीक है बेटा, 4 लोअर पेयर तो होगा, लेकिन इस लोअर पेयर पे भी मैं बात करूं तो 2 आपके पास स्लाइडिंग पेयर होगा, 2 स्लाइडिंग पेयर होगा और 2 टर्निंग पेयर होगा, 2 टर्निंग पेयर होगा। अब ये दिखता कैसे है थोड़ा सा देखते हैं। डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म दिखता कैसे है, या फिर मैं बात करूं डबल स्लाइडर क्रैंक
काइनेमेटिक चैन कैसा दिखता है उसकी मैं बात करूं तो देखिएगा, सबसे पहले मैं एक स्लॉटेड प्लेट बना लेता हूं। ये मान लो कि बात मेरे पास एक स्लॉटेड प्लेट है, ठीक है, जिस पर दो स्लाइडर हैं, एक स्लाइडर यहां पर है और दूसरा स्लाइडर यहां पर है, ठीक है, और ये दोनों स्लाइडर एक कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा हुआ है, या फिर मैं बात करूं एक रॉड से जुड़ा हुआ है, और ये जो स्लाइडर और ये रॉड की बात करूं, दोनों के बीच के पेयर की बात करूं तो टर्निंग पेयर है, और साथ ही साथ ये स्लाइडर और ये रॉड के पेयर की बात करूं तो वो भी एक टर्निंग पेयर है। ऐसा दिखता है मेरा डबल स्लाइडर क्रैंक काइनेमेटिक चैन, ठीक है, डबल स्लाइडर क्रैंक काइनेमेटिक चैन। अभी मैं काइनेमेटिक चैन बोल रहा हूं, मैकेनिज्म नहीं बोल रहा हूं। मैकेनिज्म तब बोलूंगा जब मैं किसी एक लिंक को फिक्स कर दूंगा, और मेरे पास चांसेस है कि बेटा यहां पर देखिएगा ना 4 लिंक है, मान लो कि बाद इसको मैं लिंक नंबर 1 बोलता हूं, स्लाइडर सेकंड लिंक है, ये रॉड की बात करूं ये लिंक नंबर 3 है, और ये सेकंड जो स्लाइडर है बेटा ये लिंक नंबर 4 है। तो मुझे 4 लिंक दिख रहे हैं, और 4 पेयर कैसे दिखेंगे, स्लाइडर और ये लिंक नंबर 1 की बात करूं दोनों के बीच एक स्लाइडिंग पेयर है, 2 और 3 के बीच टर्निंग पेयर है, 3 और 4 के बीच टर्निंग पेयर है, और 4 और ये 1 के बीच एक स्लाइडिंग पेयर है। मैं लिख भी लेता हूं ना, 1 और 2 के बीच क्या है बेटा स्लाइडिंग पेयर, साथ ही साथ मैं बात करूं 2 और 3 के बीच एक टर्निंग पेयर है, 3 और 4 के बीच भी एक टर्निंग पेयर है, और 4 और 1 के बीच एक स्लाइडिंग पेयर है। इसकी मैं बात करूं तो ये स्लाइडिंग पेयर, इसकी मैं बात करूं तो टर्निंग पेयर, और यहां पर भी टर्निंग पेयर मिल जाएगा आपको, और ये स्लाइडिंग पेयर आपको मिल जाएगा। सही बात है, 4 लिंक 4 पेयर, यही मेरा डबल स्लाइडर क्रैंक काइनेमेटिक चैन है। अभी मैं काइनेमेटिक चैन यूज कर रहा हूं, ठीक है बेटा, काइनेमेटिक चैन यूज कर रहा हूं। अब इसके मैं डिफरेंट डिफरेंट लिंक को यदि मैं फिक्स करता हूं तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म प्राप्त होता है, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म प्राप्त होता है, ठीक है, जिसी को मैं क्या बोलता हूं बेटा इन्वर्जन बोलता हूं ना, इन्वर्जन बोलता हूं। और एक और मजे की बात, यहां पर 4 लिंक है, 4 लिंक है, तो मैं अलग अलग 4 लिंक को फिक्स करूंगा तो मुझे 4 टाइप का मैकेनिज्म प्राप्त होगा, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि भाई जितने लिंक को मैं फिक्स करूंगा उतना मुझे मैकेनिज्म प्राप्त होगा, इसी को मैं इन्वर्जन बोलता हूं। यहां पर 4 लिंक है, 4 मैकेनिज्म मुझे प्राप्त होगा, नहीं बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 स्लाइडर है, 2 स्लाइडर है ना, 1 और 2, किसी एक को भी फिक्स करोगे तो भाई बेटा आपको वैसी टाइप का मैकेनिज्म प्राप्त होगा जब आप सेकंड वाले स्लाइडर को फिक्स करोगे। मतलब यहां पर मैं बात करूं भाई डिफरेंट डिफरेंट लिंक को मैं यदि फिक्स करूंगा तो मुझे मैक्सिमम 3 टाइप के मुझे मैकेनिज्म प्राप्त हो सकते हैं। सही बात है, मैक्सिमम 3 टाइप के मैकेनिज्म प्राप्त हो सकते हैं, या तो मैं सीधा स्लाइडर को फिक्स करूंगा, या तो फिर मैं सीधा ये जो स्लॉटेड लिंक है ना बेटा इसको फिक्स कर दूंगा, या फिर इस रॉड को मैं फिक्स कर दूंगा। सही बात है, तो मुझे 3 टाइप के मैकेनिज्म प्राप्त हो सकते हैं, मुझे 3 टाइप के मैकेनिज्म प्राप्त हो सकते हैं। मैं बात करूं यदि मैं स्लॉटेड प्लेट को फिक्स कर दिया, स्लॉटेड प्लेट को फिक्स कर दिया तो मुझे एक मैकेनिज्म मिलेगा, एक मैकेनिज्म मिलेगा, और इसका बेहतरीन एग्जांपल है बेटा आपके पास इलिप्टिकल ट्रेमल, ठीक है। और यदि मैं वो जो रॉड मिला है ना बेटा उसको फिक्स कर दूंगा, रॉड मिला है उसको फिक्स कर दूंगा, तो मुझे मिलने वाला है ओल्डहैम्स कपलिंग, ओल्डहैम्स कपलिंग, ठीक है। और यदि मैं किसी भी एक स्लाइडर को फिक्स कर दिया, किसी भी एक स्लाइडर को मैंने फिक्स कर दिया, तो इस केस पर मुझे मिलने वाला है एक मैकेनिज्म, और इसका बेहतरीन एग्जांपल है स्कॉच योक मैकेनिज्म। चलिए फिर देखते हैं, सबसे पहले तो अपन इलिप्टिकल ट्रेमल क्या होता है वो देखेंगे, उसके बाद देखेंगे स्कॉच योक मैकेनिज्म क्या होता है उसकी भी चर्चा करेंगे, फिर बात करेंगे ओल्डहैम्स कपलिंग के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं जब स्लॉटेड प्लेट को फिक्स कर देता हूं तो इलेक्ट्रिकल ट्रेमल कैसा बनता है, कैसे दिखता है, इसकी मैं चर्चा करने वाला हूं, ठीक है।
इलिप्टिकल ट्रेमल। चलिए देखते हैं ना। प्यार से मैं एक स्लॉटेड प्लेट बना लेता हूं। ये स्लॉटेड प्लेट है जिस पर दो स्लाइडर हैं। एक स्लाइडर यहां पर है, दूसरा स्लाइडर यहां पर है। दोनों स्लाइडर एक रॉड से अटैच है और पेयर की मैं बात करूं वो टर्निंग पेयर है। यहां पर और यहां पर दोनों पर टर्निंग पेयर है और यहां पर स्लाइडिंग पेयर, यहां पर स्लाइडिंग पेयर। चलिए बात करते हैं ना। अब इस केस पर जब स्लॉटेड प्लेट को फिक्स करोगे, मैं स्लॉटेड प्लेट को फिक्स कर दे रहा हूं, मतलब ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जिस प्लेट को मैं फिक्स करता हूं उसी को मैं बोलता हूं लिंक नंबर। ये 1 है बेटा, ये 1 है। ये इसको मैंने माना ये लिंक नंबर 2 है, और ये रॉड को मैंने माना लिंक नंबर 3, और ये स्लाइडर को मैंने माना लिंक नंबर 4। ठीक है भाई। अब यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है इलिप्टिकल, इलिप्टिकल ट्रेमल, मतलब बेटा कुछ नहीं, ये एक इलिप्स बनाएगा। अब कैसे बनाएगा उसको देखते हैं। ये एक इलिप्स बनाएगा, कैसे बनाएगा उसको देखते हैं ना। गौर कीजिएगा इस मैकेनिज्म को, गौर कीजिएगा कि जब आपके पास ये जो स्लाइडर है ना, स्लाइडर है टुवर्ड्स राइट जाएगा, तो जाहिर से बात है ये स्लाइडर रॉड के साथ अटैच है, और ये जो रॉड है ना बेटा स्लाइडर के साथ अटैच है, सेकंड वाले स्लाइडर के साथ। तो जब ये टुवर्ड्स राइट जाएगा तो जाहिर से बात है बेटा कि ये जो वाले स्लाइडर को उसको नीचे आना पड़ेगा, उसको नीचे आना पड़ेगा, और एक एक्सट्रीम पोजीशन या फिर एक एक्सट्रीम कंडीशन मिलेगा जहां पर ये स्लाइडर तक वहां तक स्लाइड कर सकता है। उसके बाद देखिएगा आपके पास ये जो स्लाइडर है ना, सेकंड नंबर का स्लाइडर, वो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। तो भाई ये जो स्लाइडर है ये रॉड के साथ कनेक्ट है, और ये रॉड स्लाइडर 4 के साथ कनेक्ट है, मतलब लिंक नंबर 4 के साथ कनेक्ट है। तो जब ये नीचे जाएगा तो जाहिर से बात है ये जो 4 नंबर के लिंक है ना भाई, ये सेकंड स्लाइडर है, इसको खींचेगा, इस तरफ खींचेगा, और एक एक्सट्रीम पोजीशन फिर से मुझे मिल जाएगा। फिर ये जो स्लाइडर है फिर ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो ये वाले स्लाइडर को फिर से ये खींचेगा, 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 और एक एक्सट्रीम पोजीशन मिल जाएगा। और ये वाला स्लाइडर जो है बेटा ये अपवर्ड साइड में जाएगा, तो जाहिर से बात है ये वाले स्लाइडर को ये इधर की तरफ खींचेगा, राइट की तरफ खींचेगा, 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 और एक एक्सट्रीम पोजीशन मुझे मिल जाएगा। ये इस टाइप का काम करता है। थोड़ा सा एनिमेशन के थ्रू समझना चाहोगे? देखिएगा कैसे। ये है बेटा आपके पास इलिप्टिकल ट्रेमल। देख रहे हो, देख रहे हो, ये नीचे जा रहा है तो इसको खींच रहा है, खींच रहा है। एक एक्सट्रीम पोजीशन मुझे मिल गया। फिर ये इधर गया लेफ्ट साइड, तो ये इसको खींच रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन। फिर ये ऊपर गया तो इसको खींच दे रहा है। क्लियर है? ये होता है आपके पास इलेक्ट्रिकल ट्रेमल। इसका वर्किंग तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं ना, आगे बात करते हैं। मैं बोल रहा हूं कि मान लो कि बाद ये पॉइंट नंबर ए है और ये पॉइंट नंबर बी है। ठीक है, ये ए और बी पॉइंट है। इन दोनों के बीच कोई भी आप पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, या फिर इसको एक्सटेंड करके भी देख लो और उसमें भी कोई पॉइंट ले लो, और उस पॉइंट के पाथ को फॉलो करते हुए चलो। जब ये मैकेनिज्म चल रहा हो तो वो वाले पॉइंट को, पाथ को जब आप फॉलो करोगे तो वो एक इलिप्स बनाएगा, वो एक इलिप्स बनाएगा। मान लो कि बात मैं एक रैंडम पॉइंट पी ले लेता हूं, यहां पर पी, पी, और ये जब चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, और इस पी ये जो पी पॉइंट है ना बेटा, इसके पाथ को मैं फॉलो करूंगा तो वो एक इलिप्स बनाएगा, इलिप्स बनाएगा। कैसे? थोड़ा सा देखिएगा ना कैसे। देखिएगा ये वाला मान लो कि बात पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट पी को मैं के पाथ को मैं फॉलो कर रहा हूं, कर रहा हूं, कर रहा हूं, कर रहा हूं। देखिएगा ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और ये इलिप्स बनाते जा रहा है बेटा।
देखिएगा ये यहां तक चले जाएगा और एक इलिप्स बना देगा। ये मेरा एक इलिप्स है। बात एकदम क्लियर है, क्लियर होना भी चाहिए बेटा। ये एक इलिप्स बनाता है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं ना इलिप्टिकल ट्रेमल, इसीलिए इसको बोलते हैं इलिप्टिकल ट्रेमल, मतलब ये एक इलिप्स बनाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इलिप्स बनने वाला है उसका इक्वेशन कैसे आएगा। मैं मैथ्स में बात करूंगा, ठीक है, गणित पे बात करूंगा। चलिए इसके लिए मैं एक काम करता हूं, मैं दो एक्सिस ले लेता हूं, मैं दो एक्सिस ले लेता हूं। मान लो कि बात ये y एक्सिस है, ठीक है, और ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है। चलिए देखिएगा ना, यहां पर जो AB जो लेंथ है ना बेटा, इसको मैं यहां पर शो करने वाला हूं ना। AB जो रॉड है ना, उसको यहां पर मैं शो करने वाला हूं। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। मैंने कहा ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों के बीच पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूं P, ये एक P पॉइंट है, ठीक है। मैंने माना ये वाला जो एंगल है ना वो थीटा है, और P की बात करूं, इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं, मान लो कि बात XY है। XY मतलब क्या कि मैं बात करूं ये वाले ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस x है, और ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस बेटा, ये वाला डिस्टेंस कितना है, y है। ये मैं बोल सकता हूं, ठीक है। अब यहां पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, ये अब थीटा है तो ये भी थीटा होगा ही, जाहिर से बात है। दो ट्रायंगल बन रहा है, ये एक बड़कू ट्रायंगल और ये छुटकू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। आपको आसान, मैं नेमिंग कर लेता हूं कुछ यार, नेमिंग कर लेता हूं कि मान लो कि बात ये P है और इसको मैंने माना N और इसको मैंने माना M, ठीक है, N M। ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है BPN और एक और ट्रायंगल बन रहा है PAM, दो ट्रायंगल बन रहा है। अब इस पे मैं चर्चा करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, देखिएगा चर्चा करने की कोशिश करता हूं। मैं बात करूं बेटा, यहां पर मैं बात करूं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू मुझे मिलने वाला है यहां पर PN अपॉन PB, सही बात है। या फिर और अच्छे टर्म में मैं बात करूं तो PN को क्या लिख सकता हूं मैं, PN को मैं लिख सकता हूं y अपॉन PB, ठीक है। यहां से मुझे मिल जाएगा y, सॉरी ठीक है, जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड ट्रायंगल पे, छुटकू वाला ट्रायंगल पे चले जाते हैं। कौन से, AMP की बात कर रहे हैं ना। यहां पर मैं देखता हूं कि जो cos थीटा इज इक्वल टू है वो कितना है, cos थीटा इज इक्वल टू है मेरे पास MP अपॉन AP, सही बात है, AP। इसको मैं और अच्छे टाइम में बात करूं तो मैं cos थीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूं MP इज इक्वल टू कितना है, x है, तो x अपॉन AP, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। मैं कार्यक्रम क्या करने वाला हूं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, राइट साइड में मैं बात करूं तो y स्क्वायर अपॉन PB का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन AP का स्क्वायर। और आप सबको पता है कि गणित में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। और इसको से मैं अच्छे से अरेंज करके लिखता हूं तो मुझे मिल जाएगा x स्क्वायर अपॉन AP का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन PB का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये वाले इक्वेशन की मैं बात करूं बेटा, ये वाले इक्वेशन की मैं बात करूं तो गणित में आपको पता है कि असल में ये एक इलिप्स का इक्वेशन है, इलिप्स का इक्वेशन है, सही बात है। और ऐसे मैथमेटिकली मैं प्रूव कर दिया कि बेटा मैं बात करूं उस P पॉइंट के पाथ की मैं बात करूं, वो एक इलिप्स के पाथ को फॉलो करता है, ठीक है, एक इलिप्स के पाथ को फॉलो करता है।
अब देखिएगा ना, मजे की बात यह है कि मैंने कहा था कि भाई ए बी या फिर इसके एक्सटेंडेड पोर्शन पर कहीं पर भी आप एक पॉइंट लोगे तो वो एक इलिप्स बनाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि मान लो की बात ये जो ए बी रॉड है ना बेटा, इसके मिड पॉइंट की मैं बात करूं और उसके पाथ को मैं देखूं। मान लो की बात ये मिड पॉइंट की मैं बात करूं और यहां पर मैं बात करूं ए बी का आधा मैंने ले लिया है डिस्टेंस r और इसका हाफ मैंने ले लिया है r, ठीक है, r मैंने ले लिया है। और यहां पर यदि मेरा पॉइंट P हो गया, इसके पाथ की बात करूं बेटा तो ये सर्कल देगा, ये एक सर्कल बनाएगा। कैसे, थोड़ा सा देखिएगा ना, थोड़ा सा देखिएगा, वो इलिप्स नहीं बनाएगा, वो सर्कल बनाएगा। कैसे, थोड़ा सा देखिएगा। मान लो की बात ये एक y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये AB है और यहां पर है मिड पॉइंट P, ये A है, B है। सेम काम, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, ठीक है। बात करें ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ना, आगे बात करते हैं। तो मैं सिंपल सा ये वाला ट्रायंगल की बात करूं तो यहां पर मुझे मिल जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन पीबी। और मैंने अभी माना है क्योंकि यहां पर मिड पॉइंट पे है ना, ये P जो पॉइंट है बेटा ये मिड पर है, तो भाई जाहिर से बात है ये वाले डिस्टेंस की बात करूं वो R है, मान लो की बात, तो ये वाला डिस्टेंस भी आपके पास R होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं PB स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन PB स्क्वायर, या फिर और अच्छे से मैं बात करूं तो वाई स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। और क्या लिख सकता हूं, देखिएगा ये छुटकू वाला ये ऊपर वाले ट्रायंगल पे ना, ऊपर वाले ट्रायंगल पे देखिएगा, यहां पर बात कर रहा हूं मैं ना, यहां पर बात कर रहा हूं, यहां पर मैं cos थीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन PA स्क्वायर, है ना, PA स्क्वायर, या फिर और अच्छे से लिख सकता हूं इसको एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। कुछ नहीं कीजिएगा, ये मान लो की बात इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैं एक कार्यक्रम करने वाला हूं जिसपे होने वाला है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड को मैं देखता हूं तो मुझे मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर मुझे क्या मिलने वाला है, वाई स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब मुझे गणित में पता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, 1 इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से मुझे मिलने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, और ये एक सर्कल का इक्वेशन है, ये एक सर्कल का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो क्या यहां तक बात एकदम क्लियर है? मतलब मैं इस इलिप्टिकल ट्रेमल की बात करूं बेटा तो ये जो रॉड है ना, कहां चले गया, हाँ, इस इलिप्टिकल ट्रेमल की बात करूं तो ये जो रॉड है ना, या फिर इसके एक्सटेंडेड पोर्शन की भी मैं बात करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस रॉड पर किसी भी पॉइंट के पाथ की आप बात करोगे तो वो एक इलिप्स को फॉलो करेगा, बशर्ते कंडीशन ये है कि भाई वो जो पॉइंट है ना ये ए बी का मिड पॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिड पॉइंट की बात करूं तो वो एक सर्कल को फॉलो करेगा, एक सर्कल बनाएगा। मैंने अभी आपको बता दिया गणितीय रूप में, ठीक है, कि कैसे आपके पास इलिप्स बनेगा, कैसे सर्कल बनेगा। तो आई होप आज की क्लास आपको मजा आया होगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।